हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का चाणक्य क्लासेज के अंदर। आज अपन बात करने जा रहे हैं अफवाह तंत्र के अंदर दोस्तों, राजस्थान की बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियां। उससे पहले अपन ने बात की थी भाई अरब सागर के अफवाह तंत्र की नदियां। उसके बाद अपन बात करेंगे आज है भाई बंगाल के खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां भाई, है ना। कौन से खाड़ी की मित्रों? बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां। बंगाल की खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां, है ना। अफवाह तंत्र की नदियां, बंगाल के खाड़ी की अफवाह तंत्र की नदियां। और इन बंगाल के खाड़ी की अफवाह तंत्र की अपन बात करें कि भाई ऐसी नदियां जो अपना जल सीधे कहां लेके जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर श्रावित करती है, उन नदी को कहा जाता है बंगाल के खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियां। इन बंगाल के खाड़ी की अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई चंबल नदी की, है ना। कौन सी नदी है मित्रों? चंबल नदी। इस चंबल के बाद अपन बात करेंगे जो अगली नदी आती है अपने, उस नदी का नाम है भाई बनास नदी। और ये बनास किसकी सहायक है मित्रों? चंबल की सहायक नदी है। बनास किसकी सहायक है दोस्तों? चंबल की सहायक नदी है, लेकिन इसको अपन अलग से पढ़ेंगे। तीसरी जो नदी है उस तीसरी नदी का नाम है दोस्तों गंभीरी नदी, है ना। तीसरी नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों गंभीरी नदी। और इस गंभीरी नदी की बात करें तो ये भी सहायक नदी है भाई किसकी? बनास की। किसकी सहायक नदी है मित्रों? बनास की। इन तीनों नदियों की अपन बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई चंबल नदी की। सर चंबल नदी का उद्गम राजस्थान के चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है, इसका समापन भाई कहां होता है, उस नदी की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों आज चंबल नदी की। कौन सी नदी भाई? अपने चंबल नदी। देखिए दोस्तों, बात करें अपन चंबल नदी की, है ना। बात करते हैं अपन चंबल नदी की। सबसे पहले अपन बात करें इस चंबल नदी के उपनाम की। भाई सर चंबल नदी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? इस चंबल नदी की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई राजस्थान की कामधेनु। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है भाई। राजस्थान की कामधेनु इस नदी को कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करें तो इस नदी को कहा जाता है भाई चर्मणवती नदी, है ना। चर्मणवती नदी, इस नदी को कहा जाता है भाई चर्मणवती नदी, है ना। कौन सी नदी मित्रों? चर्मणवती नदी कहा जाता है। उसके बाद इस नदी की अपन बात करें, है ना, तो इसे चर्मणवती नदी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु इस नदी को कहा जाता है। सर राजस्थान की कामधेनु इस नदी को क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों इस राजस्थान के इस चंबल नदी पर अपन बात करें, है ना, चंबल नदी पर अपन बात करें तो दोस्तों ये 12मासी नदी है एक तो, है ना। यह एक तो 12मासी नदी है। और इस चंबल नदी पर दोस्तों विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान की अपन बात करें तो इस चंबल नदी पर भाई विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और विद्युत के उत्पादन होने के कारण सर्वाधिक इसको क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और अपन बात करें तो इस चंबल नदी पर सर्वाधिक, है ना, परियोजना भी है। परियोजना तथा यहाँ चंबल नदी की अपन बात करें तो इसका जो जल है वो सिंचाई के काम में भी लिया जाता है, इसलिए इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। देखिए दोस्तों, एक आपने पढ़ा होगा पशुधन के अंदर, है ना, पशु संपदा के अंदर एक नस्ल है, उस नस्ल का नाम है दोस्तों राठी नस्ल, है ना। कौन सी नस्ल है मित्रों? राठी नस्ल। और इस राठी नस्ल की बात करें तो ये राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पाई जाती है भाई। ये गाय की एक नस्ल है और इस गाय की नस्ल को कहा जाता है भाई राजस्थान की कामधेनु, क्योंकि दोस्तों ये प्रतिदिन 12 से 15 लीटर दूध देती है। कौन सी नदी? अपने राठी नस्ल, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखना है। उसके बाद अपन चंबल नदी की अपन बात करें, है ना, इस चंबल नदी की अपन सामान्य परिचय और इसकी विशेषताओं की बात करें तो एक तो अपन बात करें कि सर ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की, है ना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी और राजस्थान की सबसे बड़ी सतही जल वाली नदी है भाई। सतही जल वाली नदी है ना। राजस्थान की सबसे बड़ी सतही जल वाली नदी है, वो भी कौन सी है भाई? अपने चंबल नदी। और इस चंबल नदी की मैं बात करूं, है ना, तो राजस्थान की 12मासी नदी है भाई। ये राजस्थान की जो 12 वर्ष, है ना, एक वर्ष में लगातार चलती है, इस नदी को कहा जाता है भाई 12मासी नदी। तो राजस्थान की 12मासी
है ना, राजस्थान की 12मासी नदी है भाई, वो भी कौन सी है दोस्तों, चंबल नदी है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें इस चंबल नदी की कि सर इस चंबल नदी का प्रवाह है ना, इस चंबल नदी का जो प्रवाह है वो राजस्थान के किन किन जिलों से है, उस प्रवाह को भी अपन बात करें, और किन किन राज्यों के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है उसकी भी अपन बात करते हैं। देखिए, प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो ये सबसे पहले तो इसका जो उद्गम होता है भाई वो मध्य प्रदेश से होता है ना, वो उद्गम होता है मध्य प्रदेश से होता है। इसके बाद अपन बात करें इस चंबल नदी की तो ये आती है भाई अपने राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर। उसके बाद ये जाती है भाई उत्तर प्रदेश के अंदर, यमुना के अंदर मिल जाती है कौन सी नदी भाई, अपने चंबल नदी, है ना, कौन सी नदी है दोस्तों, चंबल नदी। ठीक है, राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र की बात करें कि सर राजस्थान में इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा, उसकी भी अपन बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें इसकी विशेषताओं की दोस्तों, तो इस चंबल नदी की अपन बात करें तो इस चंबल नदी पर दोस्तों घड़ियाल पाए जाते हैं भाई, मगरमच्छ के समान दिखने वाले, क्या कहलाते हैं भाई, घड़ियाल, या अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मगरमच्छ की अधिकता है भाई, घड़ियालों की शरण स्थली कहलाती है कौन सी नदी, है ना, घड़ियालों की शरण स्थली कहलाती है भाई कौन सी नदी, चंबल नदी। और चंबल नदी की अपन बात करें तो डाकुओं की शरण स्थली है, डाकुओं के लिए प्रसिद्ध भी कौन सी नदी है भाई, चंबल नदी। ठीक है, सर्वाधिक कंदरा युक्त गुफाओं वाली नदी भी चंबल नदी है ना, सर्वाधिक कंदराओं की अपन बात करें, सर्वाधिक कंदराओं की अपन बात करें, कंदराओं का मतलब होता है दोस्तों गुफा, है ना, गुफा, और इस नदी के किनारे सर्वाधिक कंदरा युक्त भूमि है, इसलिए दोस्तों इसे कंदरा युक्त नदी भी कहा जाता है। और सर्वाधिक कंदरा की अपन बात करें तो वो कोटा जिले के अंदर है, कौन से जिले के अंदर है मित्रों, कोटा जिले के अंदर है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं अपन इसके उद्गम की, है ना। अब बात करी तो था इस चंबल नदी के सामान्य परिचय की, अब बात करते हैं भाई इसके उद्गम की। सर इस नदी का उद्गम कहां से होता है, इस नदी का समापन कहां से होता है, ये अपन बात करेंगे। देखिए, है ना, नदी है अपने चंबल नदी, कौन सी नदी है भाई, अपने चंबल नदी। और इस चंबल नदी की मैं बात करूं तो इसका जो उद्गम होता है भाई, वो उद्गम होता है विंध्याचल पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, है ना, जाना पाव की पहाड़ियां, महू मध्य प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है भाई, है ना। देखिए, उद्गम की अपन बात करें तो विंध्याचल पर्वत की जाना पाव पहाड़ियां, है ना, जाना पाव की पहाड़ी, और ये जाना पाव की पहाड़ी की अपन बात करें तो ये महू, और महू स्थान भाई कहां पे है, एमपी के अंदर है। इस महू एमपी से इस नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है भाई चंबल नदी, है ना, क्या नाम है दोस्तों इस नदी का, चंबल नदी। इस प्रकार से इस नदी का उद्गम होता है दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद, है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करने के बाद ये कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए, है ना, ये पहुंच जाती है दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर, करौली तथा धौलपुर से सीमा बनाते हुए ये लास्ट में यमुना के अंदर अपना जल स्रावित करती है ना, यमुना के अंदर मुरादगंज यूपी के अंदर ये अपना समापन करती है। कौन सी नदी है भाई, वो अपनी चंबल नदी, है ना। इस प्रकार से चंबल नदी के अपन अफवाह तंत्र की अपन बात करें तो इस प्रकार से ये बहती हुई यमुना के अंदर आ जाती है। देखिए, इस प्रकार से अपन बात करें तो ये आ जाती है भाई अपने राजस्थान की बॉर्डर, राजस्थान की सीमा, है ना। इस प्रकार से अपन बात करें तो ये आ जाती है भाई अपने राजस्थान की सीमा। ठीक है, इधर बात करें तो ये तो आ जाता है भाई अपना मध्य प्रदेश। ये कौन सा राज्य है भाई, मध्य प्रदेश। एक तो ये मध्य प्रदेश में बहती है, और उसके बाद अपन बात करें तो यहाँ एक राजस्थान, इसके बाद अपन बात करें तो ये बहती है भाई राजस्थान के अंदर, है ना, राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में अपन बात करें तो सबसे पहले प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान से, है ना। राजस्थान में अपन बात करें तो ये प्रवेश करती है भाई 84गढ़, है ना, 84गढ़। और ये 84गढ़ की अपन बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है ना। 84गढ़ की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और ये सबसे पहले प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें चित्तौड़गढ़ के बहने के बाद ये आ जाती है कोटा के अंदर, है ना। कोटा के बाद अपन बात करें तो इस तरफ आ जाता है भाई बूंदी,
बूंदी की सीमा बनाते हुए जाती है सीधी दोस्तों सवाई माधोपुर के अंदर, है ना, सवाई माधोपुर में, और सवाई माधोपुर के बाद ये आ जाती है भाई करौली के अंदर, और करौली के बाद अपन बात करें तो इधर आ जाता है भाई अपना धौलपुर जिला। कौन सा जिला दोस्तों? धौलपुर जिला। यानी अपन बात करें इस नदी का, तो इस नदी का जो प्रवाह है वो 6 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर है भाई? 6 जिलों के अंदर है। उन 6 जिलों की अपन बात करें कि सर राजस्थान में इस नदी का जो उद्गम है भाई, सॉरी, इस नदी का जो प्रवाह है वो कितने जिलों के अंदर है? 6 जिलों के अंदर है ना, प्रवाह क्षेत्र। इन प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो 6 जिलों की अपन बात करें तो एक तो जिला आ जाता है भाई चित्तौड़गढ़। कौन सा गढ़ भाई? अपना चित्तौड़गढ़। इस चित्तौड़गढ़ के बाद अपन बात करें तो दूसरा जिला आता है, उस जिले का नाम है कोटा जिला, है ना। कोटा के बाद आता है बूंदी, और इस बूंदी के बाद अपन बात करें तो आता है भाई सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर के बाद अपन बात करें तो आता है जिला, उस जिले का नाम है दोस्तों करौली, और करौली के बाद अपन बात करें छठे जिले की इसके प्रवाह की तो आता है भाई धौलपुर। और ये क्रम है और ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है दोस्तों, है ना। आरएस एग्जाम बड़ी बड़ी जो पटवार है फर्स्ट ग्रेड इन एग्जामों में पूछा जाता है कि भाई चंबल नदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर के क्रम में बताइए किन किन जिलों में ये बहती है। तो सबसे पहले प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के अंदर, उसके बाद कोटा के अंदर, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। धौलपुर के बाद ये यमुना के अंदर मुरादगंज यूपी, है ना, ये स्थान का नाम है मुरादगंज यूपी में यमुना में मिल जाती है भाई। मुरादगंज इटावा, मुरादगंज इटावा यमुना में ये मिल जाती है ना। इसका समापन है वो है भाई यमुना नदी के अंदर। उसके बाद इस चंबल नदी की अपन बात करें, आगे इस चंबल नदी की अपन बात करें दोस्तों, तो इस चंबल नदी की अपन बात करते हैं यहाँ दोस्तों सवाई माधोपुर तथा करौली के, है ना, सवाई माधोपुर तथा करौली में ये नदी एक अवनालिकाओं में बट जाती है, एक मैदानी भागों में इस प्रकार से बहने लगती है। उस मैदानी भागों की अपन बात करें तो इसे अवनालिका कहा जाता है भाई, अवनालिका इसे कहा जाता है भाई अवनालिका। अपरदन, अपरदन का मतलब होता है भाई कटाव, मिट्टी का कटाव होता है इस नदी के कारण, है ना। यानी अवनालिका अपरदन किया जाता है, यानी विभिन्न वितरिकाओं के रूप में ये बट जाती है इस सवाई माधोपुर तथा करौली जिले के अंदर। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी अवनालिका अपरदन करने वाली नदी है ये, भारत की सबसे बड़ी, है ना, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नदी जिसके द्वारा अवनालिका अपरदन किया जाता है। और इस अवनालिका अपरदन के क्षेत्रों को ही कहा जाता है भाई उत्खात भूमि, है ना, इसी को कहा जाता है भाई उत्खात भूमि। इसको, इस उबड़ खाबड़ भूमि को जो कहा जाता है वो कहा जाता है भाई उत्खात भूमि। इसलिए कहा जाता है कि भाई राजस्थान में चंबल नदी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है ना, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है वो भी नदी भाई अपने कौन सी? चंबल नदी। उसके बाद अपन चंबल नदी की अपन बात करें, है ना, इस चंबल नदी की अपन बात करें तो इसी चंबल नदी के किनारे दोस्तों कोटा जिले के अंदर एक ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज का नाम है दोस्तों, इंग्लिश में तो उसे कहा जाता है हैंगिंग ब्रिज और हिंदी में उसे कहा जाता है भाई झूलता हुआ पुल। तो ये ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भाई झूलता हुआ पुल किस नदी के किनारे है ना। इस कोटा जिले के अंदर हैंगिंग ब्रिज, इस हैंगिंग ब्रिज या इसे कहा जाता है भाई झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल। और ये झूलता हुआ पुल स्थित है भाई कोटा जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है मित्रों? कोटा जिले के अंदर है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इस नदी की, इस चंबल नदी की, है ना, इस चंबल नदी की आगे अपन बात करते हैं भाई इस चंबल नदी पर बांधों की, कि सर इस चंबल नदी पर कौन कौन से बांध है भाई, उन बांधों की भी अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन इस चंबल नदी के अपन बांधों की अपन बात करें तो इसी चंबल नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है दोस्तों गांधी सागर बांध, है ना। इसी चंबल नदी पर बात करें तो इस चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है भाई गांधी सागर, गांधी सागर बांध। और इस गांधी सागर बांध की मैं बात करूं तो चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी पर
सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध भी कौन सा है भाई, गांधी सागर बांध। और इसका जो निर्माण करवाया था वो प्रथम चरण में इसका निर्माण हुआ था इस गांधी सागर बांध का। और राजस्थान और चंबल नदी पर एकमात्र बांध है जो एमपी में है भाई, मध्य प्रदेश के अंदर है, वो भी कौन सा बांध है, अपना गांधी सागर बांध है। ठीक है भाई। उसके बाद अपन बात करें इस चंबल नदी पर तो एक और बांध है, और इस चंबल और इस बांधों की अपन बात करें तो एक परियोजना है भाई चंबल घाटी, है ना, चंबल घाटी परियोजना। इस चंबल घाटी परियोजना की मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, और मध्य प्रदेश का भी हिस्सा 50% है ना, और राजस्थान का भी हिस्सा इसमें 50% है, दोनों का हिस्सा। और इस चंबल घाटी परियोजना के तहत, है ना, 4 बांधों का निर्माण करवाया गया भाई। कितने बांधों का निर्माण किया गया, 4 बांधों का निर्माण किया गया। एक बांध की तो बात करें तो ये गांधी सागर बांध है। दूसरे बांध की अपन बात करें तो इसी चित्तौड़गढ़ के अंदर एक और बांध है, उस बांध का नाम है भाई, उस बांध का नाम है भाई राणा प्रताप सागर बांध, है ना, राणा प्रताप सागर बांध। और इस राणा प्रताप सागर बांध की अपन बात करें तो ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, रावत भाटा। और रावत भाटा स्थान कहां पर है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इस रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा बांध है भाई, राणा प्रताप सागर बांध। इसी राणा प्रताप सागर बांध की अपन बात करें, इसी राणा प्रताप सागर बांध की अपन बात करें तो जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, वो भी कौन सा है, अपना रावत भाटा बांध। और इसी रावत भाटा बांध की अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा जल भराव की दृष्टि से बांध है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, वो मैंने आपको कल पढ़ाया था, उस बांध का नाम था जाखम बांध। 81 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील की पूछे तो कौन सी है भाई, नक्की झील है, और नक्की झील माउंट आबू के अंदर है। ठीक है। और नदी के पैंदे से ऊपर नदी का आपको पूछे तो वो है तलवाड़ा झील। और तलवाड़ा झील कहां पर है भाई, हनुमानगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन इस चंबल नदी की बात करें तो इसी कोटा जिले के अंदर भाई एक और बांध है, और एक और बांध की अपन बात करें तो इसका नाम है जवाहर सागर बांध, है ना, जवाहर सागर बांध। और इस जवाहर सागर बांध की मैं बात करूं तो ये भी स्थित है भाई कोटा जिले के अंदर। किस जिले के अंदर है भाई, कोटा जिले के अंदर है जवाहर सागर बांध। इसी जवाहर सागर की अपन बात करें तो इसी जवाहर सागर के अंदर विद्युत का उत्पादन किया जाता है भाई। इसी जवाहर सागर की अपन बात करें तो इसी बांध के अंदर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और सिंचाई के भी इस बांध की अपन बात करें तो पेयजल के लिए दोस्तों, है ना, कृषि के लिए यहाँ पर सिंचाई की भी सुविधा उपलब्ध है। और ये बांध है भाई जवाहर सागर बांध, कोटा जिले के अंदर है। इसी कोटा की अपन बात करें तो एक और बांध है इस कोटा जिले के अंदर, उस बांध का नाम है भाई कोटा बैराज। इस बांध का नाम है कोटा बैराज बांध। और ये कोटा बैराज बांध भी कोटा जिले के अंदर है। और इस कोटा बैराज बांध की अपन बात करें तो राजस्थान में इस बांध की अपन बात करें कोटा बैराज की तो कोटा के अंदर एक तो इससे सिंचाई की जाती है, और एक अपन बात करें तो इस कोटा बैराज से विभिन्न प्रकार की नहरों का निर्माण किया गया है। और इन नहरों के माध्यम से कोटा जिले के अंदर सिंचाई करवाई जाती है भाई, ना क्या करवाया जाता है दोस्तों, सिंचाई की जाती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है भाई इस कोटा बैराज के अंदर से। ठीक है। तो ये था दोस्तों चंबल नदी के ऊपर ये संपूर्ण बांध है। एक बांध की अपन बात करें तो गांधी सागर बांध है, दूसरे बांध की अपन बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है, तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध है, और चौथा बांध है भाई कोटा बैराज बांध। ये कितने बांध है, 4 बांध है, लेकिन एक बांध है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, उस बांध का नाम है भाई गांधी सागर बांध है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं भाई चंबल नदी की और क्या क्या विशेषता है। देखिए इसी चंबल नदी की अपन बात करें तो कोटा जिला है वो इस चंबल नदी के किनारे है, कोटा जिला। और इस कोटा जिला की अपन बात करें तो ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा जिला की अपन बात करें तो भाई चंबल नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए ये तो था अपने चंबल नदी के उद्गम से लेकर इसके समापन तक। अब बात करते हैं भाई इस चंबल नदी की सहायक नदियों का, कि सर इस चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, उस नदियों की भी अपन बात करते हैं भाई।
है ना, सहायक नदियां। देखिए दोस्तों, सहायक नदियां, और इन सहायक नदियों की अपन बात करें तो इसी चंबल की अपन बात करें तो एक सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है भाई काली सिंध, है ना, काली सिंध। इसी की एक सहायक नदी है काली सिंध, और इसी की एक सहायक नदी है भाई आहू, आहू, है ना, और इसी की एक सहायक नदी है भाई, उस सहायक नदी का नाम है भाई चीप, है ना, चीप। इसी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई मांगली, मांगली, है ना। इसी की सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है भाई परवन नदी, और इसी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों गोड़ा पछाड़, गोड़ा पछाड़, है ना, गोड़ा पछाड़। और इसी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई मेज। कौन सी है नदी भाई? मेज। और है क्या सहायक नदियां? देखिए, और सहायक नदियों की अपन बात करें तो इसकी एक सहायक नदी है भाई एक और पार्वती, है ना, साहेला एमपी से जिसका उद्गम होता है। ये भी नदी कौन सी है दोस्तों? पार्वती नदी, है ना। इसी की एक सहायक नदी है भाई, उस सहायक नदी का नाम है कुन्नू, कुन्नू। इसी की एक सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है भाई साहेवाल, साहेवाल। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो इस चंबल नदी की भाई सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की क्या है दोस्तों? सहायक नदियां हैं। अब इस नदियों की अपन बात करें, एक और नदी है दोस्तों, देखिए बनास नदी, है ना, बनास नदी। ये भी इसकी सहायक नदी है भाई, बनास नदी, ठीक है। अब इन नदियों की अपन बात करें कि सर नदियों का उद्गम कहां से होता है और राजस्थान में इनका समापन कहां से होता है ना, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है, और चंबल नदी में भी दोस्तों कब कहां किस स्थान पर मिलती है, और इन सहायक नदियों की विशेषताओं की भी बात करें तो क्या क्या इन सहायक नदियों की विशेषता, इन विशेषताओं को भी अपन बात करेंगे। देखिए, सहायक नदियों में अपन बात करें तो ये आ जाती है अपने चंबल नदी, है ना। इस प्रकार से अपन मैप के अनुसार समझेंगे इस चंबल नदी को, है ना। इस प्रकार से आ जाती है भाई अपने चंबल नदी, ठीक है। इस तरफ आ जाती है यमुना, यमुना, है ना। और यहां अपन बात करें तो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है भाई जाना पाव की पहाड़ी, जाना पाव की पहाड़ी, ठीक है। देखिए, सहायक नदियों की अपन बात करें तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं, ये सीमा आ जाती है भाई अपने राजस्थान की, ठीक है भाई, राजस्थान की बॉर्डर आ जाती है। इधर अपन बात करें तो एक जिला है, उस जिले का नाम है भाई चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़। इधर अपन बात करें तो आ जाता है कोटा, इधर अपन बात करें तो आ जाता है भाई बूंदी, इधर अपन बात करें तो आ जाता है भाई सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। इधर अपन बात करें तो आता है अपना भाई धौलपुर, सॉरी करौली, है ना, करौली। इधर अपन बात करें तो आता है भाई अपना करौली के बाद अपन बात करें तो आता है भाई अपना धौलपुर, और धौलपुर के बाद सीमा बनाते हुए यमुना के अंदर मिल जाती है। देखिए दोस्तों, इसी चंबल की अपन बात करें तो इसकी आपको मैंने लंबाई नहीं बताई थी। देखिए, लंबाई तो इसकी कुल 966 किलोमीटर है, 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान में अपन बात करें तो 135 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई है। 241 और लंबाई है, और इन 241 और 135 को मिलाकर अपन जोड़े तो ये भी राजस्थान के अंदर संपूर्ण लंबाई आ जाती है। लेकिन आपको याद रखना है भी 135 भी आ जाए एग्जाम के अंदर तो भी आपको सही करना है, कुल पूछे तो 966 है, ठीक है। 1055 भी मिलती है अलग अलग गाइडों में नदियों के, वैसे तो आपको लंबाई का नहीं पूछता है इसका क्रम, ठीक है, तो भी आपको ध्यान रखना है। ये 241 इस प्रकार से है कि राजस्थान का इस प्रकार से मैप है, ठीक है, राजस्थान के इस प्रकार से मैप है। और चंबल नदी इस राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर ये सीमा से होते हुए जाती है, ना कि राजस्थान के अंदर, है ना, सीमा में बहती हुई। और इन सीमा की अपन बात करें तो ये सीमा है 241 किलोमीटर, इसको काउंट कर रहे हैं, वो अपन को गिना जा रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद अपन इस चंबल नदी की अपन बात करते हैं आगे, है ना। आगे क्या क्या विशेषता भाई इस चंबल नदी की? देखिए, सहायक नदियों की अपन बात करें इस चंबल नदी की तो इस चंबल नदी के अंदर एक नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई काली सिंध नदी। देखिए, इस प्रकार से एक नदी आती है बहती हुई, और इस नदी का नाम है भाई काली सिंध नदी, है ना, काली सिंध नदी। और इस काली सिंध नदी की अपन बात करें तो ये कोटा जिले के अंदर, चंबल के अंदर मिल जाती है। इस नदी का नाम है भाई काली सिंध,
काली सिंध नदी, और इस काली सिंध नदी की अपन बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है भाई बांगली गांव, और ये बांगली गांव स्थित है भाई एमपी के अंदर। ये बांगली गांव सर कहां पर है? एमपी के अंदर। इसी से नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है भाई काली सिंध नदी। इसी काली सिंध की अपन बात करें तो इस काली सिंध की एक और सहायक नदी है। इस सहायक नदी का नाम है भाई आहू नदी। इस प्रकार से आती है भाई एक नदी और है, इस नदी का नाम है भाई आहू नदी। और इस आहू नदी की अपन बात करें तो सुसनेर एमपी से इस नदी का उद्गम होता है। ये भी नदी है आहू नदी, है ना। और ये गागरोन के निकट, किसके निकट दोस्तों? गागरोन के निकट झालावाड़ में ये मिल जाती है भाई इस काली सिंध के अंदर, ठीक है। इसी काली सिंध की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों परवन नदी, है ना। इस प्रकार से आती है एक और नदी, उस नदी का नाम है दोस्तों परवन नदी। और इस परवन नदी की अपन बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो होता है परवन नदी का उद्गम होता है भाई मालवा आता है भाई एमपी के अंदर, है ना। इस परवन नदी का उद्गम होता है भाई मालवा एमपी से, ठीक है। इसी की अपन बात करें तो एक और सहायक नदी है इस चंबल की, और ये सहायक नदी का नाम है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों पार्वती नदी, है ना। इस प्रकार से एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई पार्वती नदी। और इस पार्वती नदी की अपन बात करें तो ये साहोल एमपी से इस नदी का उद्गम होता है, चंबल के अंदर ये मिल जाती है भाई, ठीक है। इसी से अपन बात करें चंबल से तो एक और नदी आती है इस प्रकार से चंबल के अंदर, और यह सवाई माधोपुर के अंदर चंबल में मिल जाती है। इस नदी का नाम है भाई चीप नदी। कौन सी नदी है भाई? चीप नदी, ठीक है। ये तो आ गए भाई दाहिने क्रम से नदियां इसकी, है ना, दाहिने क्रम से नदियां। और बाएं क्रम से अपन नदियों के क्रम की अपन बात करें तो इसी क्रम में एक नदी आती है इधर से, उस नदी का नाम है दोस्तों बनास नदी, है ना। इस नदी का नाम है भाई बनास नदी। और इस बनास नदी की अपन बात करें तो इस बनास नदी का उद्गम होता है भाई खमनोर की पहाड़ियां, और ये खमनोर स्थित है भाई खमनोर स्थित है सर राजसमंद के अंदर से इस नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है दोस्तों बनास नदी, है ना। कौन सी नदी है भाई? बनास नदी, ठीक है जी। उसके बाद अपन बात करें इसी नदी की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई गोडा पछाड़ नदी, है ना। इसी की अपन बात करें तो इस नदी का नाम है दोस्तों गोडा पछाड़ नदी। इस प्रकार से आती है, और यह आती है गोडा पछाड़ नदी, है ना, गोडा पछाड़ नदी, है ना। और इसी गोडा पछाड़ नदी की अपन बात करें तो इसी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों मांगली नदी, है ना, मांगली नदी। और इस मांगली नदी पर अपन बात करें तो एक जलप्रपात स्थित है, उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों भीमलात, है ना, भीमलात जलप्रपात स्थित है इस मांगली नदी पर, ठीक है। उसके बाद, है ना, उसके बाद इस नदी की अपन बात करें, देखिए एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों मेनाल, है ना। देखिए मेनाल, इसी के ऊपर बात करें, इसी बनास के पास एक और नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई मेनाल नदी। और इस मेनाल नदी की अपन बात करें तो इस नदी का उद्गम होता है भाई मांडलगढ़, और ये मांडलगढ़ आता है भाई भीलवाड़ा के अंदर, है ना। उस नदी का उद्गम होता है भाई, उस नदी का नाम है है ना, मांडलगढ़ से इस नदी का उद्गम होता है, ठीक है। मेनाल नदी का, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन तीन नदियों की अपन बात करें, इस तरफ से तो आ रही है भाई चंबल नदी, इस तरफ से आती है मेनाल नदी, और इस तरफ से आती है चीप। इन तीनों नदियों का एक संगम होता है, उन संगम की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी का मतलब होता है तीन नदियों का आपस में मिलना, क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम होता है चंबल बनास और चीप। चंबल, बनास और चीप, इन तीनों नदियों का यह संगम होता है। उन नदियों की अपन बात करें तो ये त्रिवेणी संगम है चंबल, बनास, चीप, और ये होता है भाई रामेश्वर घाट। और ये रामेश्वर घाट सर कहां पर है? सवाई माधोपुर के अंदर इन तीन नदियों का संगम होता है भाई चंबल, बनास और चीप नदियों का, ठीक है।
अब बात करते हैं भाई आगे आगे सर क्या क्या विशेषता है इन नदियों की। देखिए इधर से आ रही है भाई आहू नदी, इसके अंदर ये आहू सहायक किसकी नदी है भाई, काली सिंध की सहायक नदी है। इस काली सिंध और आहू नदी के संगम पर दोस्तों एक दुर्ग स्थित है, उस दुर्ग का नाम है दोस्तों गागरोन का किला। कौन सा किला है, गागरोन का किला। और ये गागरोन का किला एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी ध्यान रखना, गागरोन का किला किस श्रेणी के अंदर आता है भाई, जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और ये आपस में जिस स्थान पर मिलती है वो स्थान है गागरोन, स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है, इसके मिलने को सामेला कहा जाता है भाई, है ना, क्या कहा जाता है, सामेला कहा जाता है स्थानीय भाषा के अंदर, ठीक है। इसी काली सिंध की मैं बात करूं तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो बारा तथा झालावाड़ जिले के अंदर और झालावाड़ और कोटा जिले के अंदर, चंबल के अंदर मिल जाती है। स्थान का नाम है रायपुर गांव, ठीक है जी। और इसी काली सिंध की अपन बात करें तो इसी के ऊपर एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है भाई हरिचंद बांध, है ना, हरिचंद सागर बांध, ये भी बना हुआ कोटा जिले के अंदर और काली सिंध नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इस परवन नदी की, तो इस परवन नदी का तो उद्गम होता है मालवा का पठार एमपी से। उस परवन नदी की अपन बात करें तो इसी नदी के किनारे एक दुर्ग स्थित है, उस दुर्ग का नाम है भाई शेरगढ़ का किला, है ना, शेरगढ़ का किला, जिसका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है भाई। और इस शेरगढ़ के किले की अपन बात करें तो ये बारां जिले के अंदर आता है, किस जिले के अंदर आता है भाई, बारां जिले के अंदर आता है। और इस शेरगढ़ की अपन बात करें तो इसे कोर्सवर्धन किला भी कहा जाता है। प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि कोर्सवर्धन के नाम से किस किले को जाना जाता है, वो शेरगढ़ का किला है। और एक नाम है सूरदर्शनगढ़, है ना, सूरदर्शनगढ़, ठीक है, जयपुर की तरफ झांकता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे सूरदर्शनगढ़ कहा जाता है ना। और वो स्थित है दोस्तों नाहरगढ़ किले को कहा जाता है जयपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। इसी परवन नदी की अपन बात करें तो इसी नदी के ऊपर एक और दोस्तों अभ्यारण्य स्थित है, उस अभ्यारण्य का नाम है दोस्तों शेरगढ़ अभ्यारण्य, है ना, शेरगढ़ अभ्यारण्य। और इस शेरगढ़ अभ्यारण्य की मैं बात करूं तो ये शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है भाई बारां जिले के अंदर है। किस जिले के अंदर है मित्रों, बारां जिले के अंदर स्थित है शेरगढ़ अभ्यारण्य। और इस शेरगढ़ अभ्यारण्य की अपन बात करें तो इसे सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, सांपों की शरण स्थली, है ना, सांपों की शरण स्थली भी कहा जाता है इस शेरगढ़ अभ्यारण्य को, ठीक है। और ये स्थित है भाई बारां जिले के अंदर, ठीक है। तो ये थी इसकी सहायक नदियां। नेक्स्ट अपन सहायक नदियों की आगे अपन बात करें तो इधर आ जाती है खमनोर की पहाड़ियों से जो इस नदी का उद्गम होता है वो बनास नदी है ना, बनास नदी है, ठीक है। और ये राजसमंद से सीमा बनाते हुए, है ना, राजसमंद से भीलवाड़ा अजमेर से बहती हुई, है ना, टोंक में बहती हुई अपना जल स्थापित करती है सवाई माधोपुर के अंदर, चंबल नदी के अंदर। उसके बाद अपन बात करें इस नदी की तो इस तरफ एक आती है दोस्तों, इस नदी का नाम है गोड़ा पछाड़ नदी। इस गोड़ा पछाड़ की भी एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है मांगली नदी। और इसी मांगली नदी की अपन बात करें तो इस मांगली नदी पर एक जलप्रपात बना हुआ, उस जलप्रपात का नाम है दोस्तों भीमलात जलप्रपात भाई। कौन सा जलप्रपात है, भीमलात जलप्रपात है, ठीक है। देखिए इसी चंबल नदी की अपन बात करें तो इधर एक नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई बामनी नदी, है ना, जिसे ब्राह्मणी नदी भी कहा जाता है, ब्राह्मणी नदी। और इस ब्राह्मणी नदी की मैं बात करूं तो ये आती है भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर 84 गढ़ में ये प्रवेश करती है ना, 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है। इसी नदी के किनारे एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है भाई चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। और इस चूलिया जलप्रपात की अपन बात करें तो 18 मीटर ऊंचा राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम है भाई चूलिया जलप्रपात है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी दोस्तों संपूर्ण सहायक नदियां, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन बात करते हैं इस चंबल नदी के अंदर और सर इसकी विशेषता है क्या। देखिए अब बात करते हैं इस चंबल नदी की मेन जो सहायक नदियां है ना, उन सहायक नदियों की अपन बात करते हैं। बाकी तो मैंने आपको सारा विस्तार से बता दिया है सहायक नदियों के बारे में। देखिए एक और सहायक नदी का आप नाम लिख लो, सहायक नदी का नाम है भाई बामनी नदी, है ना। कौन सी नदी है भाई, बामनी नदी। ये चित्तौड़गढ़ के मांडलगढ़ से प्रवेश करती है बेंगू, और चित्तौड़गढ़ में ये प्रवेश करती है जिस नदी का नाम है बामनी नदी, ठीक है। और इस बामनी नदी की अपन बात करें तो इस बामनी नदी के किनारे एक दुर्ग स्थित है भैंसरोनगढ़ का किला,
बेसरोनगढ़ का किला ये भी बामनी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन क्या बात करते हैं इस चंबल नदी के बारे में। देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं इसी की एक सहायक नदी, उस सहायक नदी का नाम है भाई बनास नदी, है ना। जिस चंबल की अपन बात करें तो इसकी सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई बनास नदी। और इस बनास नदी की अपन बात करें हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई इसके उपनाम की। इसी बनास नदी की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई वन की आशा, वन की आशा। वन की आशा सर किस नदी को कहा जाता है भाई? बनास नदी को। इसे कहा जाता है वर्णासा, इसे कहा जाता है भाई वर्णासा। इसे कहा जाता है वशिष्ठी नदी, इसे कहा जाता है भाई वशिष्ठी नदी, है ना, बनास नदी को। इसी बनास नदी की अपन बात करें, इसी बनास नदी की अपन बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। पूर्ण बहाव की दृष्टि से, पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, वो नदी है भाई चंबल नदी, सॉरी बनास नदी। कौन सी नदी है भाई? बनास नदी। इसी बनास नदी की अपन बात करें, इसी बनास नदी के अपन बहाव की बात करें तो इसका जो बहाव है वो सर्पिलाकार है भाई। बहाव की बात करें अपन मैप के अनुसार समझेंगे, सर्पिलाकार है। कैसा है भाई? सर्पिलाकार इसका बहाव क्षेत्र है, सांप के समान ये चलती हुई प्रतीत हमें होती है, इसके लिए इसे सर्पिलाकार की आकृति मानी जाती है। और इस बहाव के क्षेत्र की अपन बात करें तो 6 जिलों के अंदर, इस बहाव क्षेत्र की अपन बात करें तो 6 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र आता है। ठीक है जी। इसी के बहाव क्षेत्र की अपन बात करें तो इसके बहाव क्षेत्र के अंदर मिट्टी जो पाई जाती है वो मिट्टी पाई जाती है भाई भूरी मिट्टी, है ना। मिट्टी की अपन बात करें तो इस बहाव क्षेत्र के अंदर मिट्टी पाई जाती है भाई भूरी मिट्टी। और इस भूरी मिट्टी की विशेषता की बात करें तो इसके जो कण होते हैं वो होते हैं भाई मोटे कण, है ना, मोटे कण। और इन मोटे कणों की अपन बात करें, ये मोटे कणों वाली मिट्टी को कहा जाता है भाई बजरी, है ना, बजरी। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इस बनास नदी के बहाव क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? बजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बजरी उत्पादन के लिए, बजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है भाई बहाव क्षेत्र किसका? बनास नदी का है। किसका क्षेत्र है भाई? बनास नदी का है। ठीक है जी। उसके बाद अपन बात करें, और यहां पर जो इस बजरी के उत्खनन का जो कार्य करती है उनका नाम है भूमाफिया लोग। भूमाफिया, भूमाफिया का मतलब होता है इन बजरियों का अवैध खनन करने वाले। ये ऐसे लोग होते हैं कि भाई किसी के भी ऊपर दोस्तों, है ना, किस नागौर और ये भीलवाड़ा जिले के अंदर इनका जो खनन किया जाता है, टोंक जिले के अंदर किसी के भी ऊपर बजरी का भरा हुआ ट्रक चढ़ा देते हैं। ये भूमाफिया लोग होते हैं। यहाँ पर रात्रि में जाना भी दोस्तों, है ना, बहुत मुश्किल सा होता है। और इस क्षेत्र को कहा जाता है भूमाफिया क्षेत्र, भूमाफिया क्षेत्र। ठीक है। उसके बाद अपन इस बनास की अपन आगे बात करते हैं इसके बहाव क्षेत्र की। देखिए दोस्तों, आगे अपन बात करते हैं इस बनास नदी के बहाव क्षेत्र की, है ना। बनास नदी के अपन बहाव क्षेत्र की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो उद्गम होता है भाई इस तरफ एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की पहाड़ी। और इस खमनोर की पहाड़ी की अपन बात करें तो ये स्थित है भाई राजसमंद जिले के अंदर है ना। किस जिले के अंदर है भाई? राजसमंद जिले के अंदर है। इस खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है भाई बनास नदी, है ना। और ये राजसमंद से बहते हुए ये आती है भाई चित्तौड़गढ़ के अंदर, और चित्तौड़गढ़ के बहने के बाद ये आती है भाई भीलवाड़ा के अंदर। और भीलवाड़ा के बाद अपन बात करें इस नदी का तो आती है ये अजमेर के अंदर। अजमेर के बाद अपन बात करें तो ये आती है भाई टोंक के अंदर। और टोंक के बाद अपन बात करें, टोंक के बाद अपन बात करें तो इसका जो पानी है वो जाता है भाई सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अंदर ये किसमें मिल जाती है भाई? चंबल में मिल जाती है। यहां पर आती है एक चंबल नदी, यानी इसका भी जो प्रवाह है वो 6 जिलों के अंदर है। कितने जिलों के अंदर भाई इसका प्रवाह, है ना। इसके प्रवाह क्षेत्र की अपन बात करें तो 6 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। कितने जिलों में है भाई? 6 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है ना। 6 जिलों की अपन बात करें, सर से लिख के भी बता दीजिए 6 जिले। देखिए 6 जिलों की अपन बात करें तो ये सबसे पहले प्रवेश करती है राजसमंद में। राजसमंद के बाद ये आती है भाई
चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के बाद अपन बात करें तो ये आती है भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के बाद अपन बात करें तो ये आती है भाई अजमेर के अंदर। अजमेर के बाद आती है ये टोंक के अंदर, और टोंक के बाद अपन बात करें तो इस सवाई माधोपुर में मांडलगढ़ के निकट इसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है भाई। ये चंबल नदी है भाई, ठीक है, चंबल में मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इस नदी की अपन बात करें, इस प्रकार से इस नदी की अपन बात करें तो ये आ जाती है अपने भाई बनास नदी। उसके बाद इस बनास नदी की अपन बात करें, है ना, इसके बाद अपन इस बनास नदी की अपन आगे क्या क्या विशेषता, उस विशेषताओं की बात करें तो इसी बनास नदी पर जो बांध निर्मित है भाई, कितने बांध निर्मित है सर? 2 बांध निर्मित है। इन बांधों की अपन बात करें तो इसी बनास नदी के निकट, इस बनास नदी के ऊपर टोंक जिले के अंदर एक बांध है, उस बांध का नाम है भाई बिसलपुर बांध, है ना, बिसलपुर बांध। और इस बिसलपुर बांध की मैं बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों टोंक जिले के अंदर है। और इस बिसलपुर की अपन बात करें, इस 2005 में ये बांध चर्चित हुआ था भाई गोलीकांड के लिए। सोहेला गोलीकांड के चर्चा में प्रसिद्ध है बिसलपुर बांध, ये भी आपको ध्यान रखना है करंट के अनुसार, ठीक है। और इसी बिसलपुर की बांध की मैं बात करूं तो राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल दृष्टि से, राजस्थान का सबसे बड़ा पेयजल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो है भाई बिसलपुर बांध। और इस बिसलपुर बांध से दोस्तों परियोजना का विकसित की गई, इस परियोजना का नाम था बिसलपुर परियोजना। इस बिसलपुर परियोजना के माध्यम से टोंक जिले के अंदर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। आगे अपन बात करें तो इसी नदी के ऊपर एक और बांध है, उस बांध का नाम है भाई इसरदा बांध। और इसरदा बांध की मैं बात करूं तो ये इसरदा बांध है भाई सवाई माधोपुर के अंदर। सवाई माधोपुर के अंदर ये इसरदा बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। उसके बाद अपन बात करें इसके सहायक नदियों की, है ना, चंबल नदी के बारे में इतना ही है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके सहायक नदियों की। देखिए सहायक नदियों की अपन बात करें, इस चंबल नदी, इस बनास नदी की, तो इस बनास नदी की सहायक नदी है, इस तरफ से आती है एक नदी है, उस नदी का नाम है भाई कोठारी नदी, है ना, उस नदी का नाम है जी कोठारी नदी। और इस कोठारी नदी की मैं बात करूं, है ना, तो इसका जो उद्गम होता है भाई वो दिवेर की पहाड़ी, दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है भाई कोठारी नदी, है ना। इसी कोठारी के पास राजसमंद के अंदर एक और नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है भाई, उस पहाड़ी का नाम है बिजराल की पहाड़ी। और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है भाई बिजराल की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? उस नदी का नाम है भाई खारी नदी, है ना। कौन सी नदी है भाई? खारी नदी। इसी खारी के पास एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई, उस नदी का नाम है भाई डाई नदी, है ना। तो इस प्रकार से एक संगम बन जाता है, उस संगम का नाम है भाई त्रिवेणी संगम। बनास, चंबल और डाई, इन 3 नदियों का आपस में मिलना होता है, उसको कहा जाता है त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम की बात करें तो एक तो तरफ आ जाती है डाई नदी, एक तरफ आ जाती है खारी नदी, और एक आ जाती है भाई अपने बनास नदी। इन तीनों नदियों का आपस में संगम होता है, ये दूसरा संगम है इस बनास नदी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें इस कोठारी नदी की, तो इस कोठारी नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है भाई मेजा बांध। और ये मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा जिले के अंदर, मेजा बांध स्थित है भाई भीलवाड़ा जिले के अंदर है, ठीक है। और इसी खारी नदी की अपन बात करें तो इसी खारी नदी पर बांध बना हुआ, उस बांध का नाम है भाई नारायण सागर बांध। और ये नारायण सागर बांध है भाई अजमेर के अंदर। और इस नारायण सागर बांध की अपन बात करें तो इसे अजमेर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, इसे अजमेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। उस बांध का नाम है भाई नारायण सागर बांध। और इस नदी का उद्गम होता है, इसका नाम है बिजराल की पहाड़ी, खारी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। इसी कोठारी नदी पर एक दोस्तों, इसी कोठारी नदी की अपन बात करें तो इसी कोठारी नदी के अंदर एक सभ्यता बनी हुई, इस सभ्यता का नाम है भाई बागोर सभ्यता। उस बागोर सभ्यता की अपन बात करें तो ये भीलवाड़ा के अंदर है। बागोर सभ्यता की अपन बात करें तो ये भीलवाड़ा जिले के अंदर है, इस कोठारी नदी पर यह स्थित है। कौन सी सभ्यता भाई? बागोर सभ्यता है, ठीक है। और इसी बनास नदी की अपन बात करें
है ना। इसी बनास नदी की अपन बात करें तो इसी बनास नदी पर एक और सभ्यता है, राज संबंध के अंदर सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है आप देख लेना, ठीक है। देखिए, है ना, आगे अपन बात करते हैं इस नदी की कौन कौन सी और सर इस नदी की सहायक नदियां हैं, है ना, और कौन कौन सी सर इसकी सहायक नदियां हैं। देखिए, खमनोर, राजसमंद, है ना, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर। देखिए, इसी की एक सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है दोस्तों बेडच नदी, है ना। इस प्रकार से ये नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई बेडच नदी। इस प्रकार से आती है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, है ना, चित्तौड़गढ़ के अंदर प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है भाई बेडच नदी, या इसे कहा जाता है भाई आयड़ नदी। और इस आयड़ नदी की मैं बात करूं तो ये गोगुंदा की पहाड़ी, और ये गोगुंदा की पहाड़ी है भाई उदयपुर के अंदर इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है बेडच नदी। आगे जाके ये एक झील का निर्माण करती है, उस झील का नाम है भाई उदय सागर झील। इस झील का नाम है उदय सागर झील। और इस उदय सागर झील की अपन बात करें तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। और हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेना नायक जिसका नाम था मान सिंह, अकबर के सेनापति जिसका नाम था मान सिंह, इस मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की जो मुलाकात हुई वो भी हुई थी भाई उदय सागर झील के पाट पर, है ना, ठीक है जी। इसके बाद अपन बात करें इस बेडच नदी की, तो इस बेडच नदी की जो उद्गम होता है तब तो इसका नाम होता है भाई आयड़ नदी। क्या होता है नाम इसका? आयड़ नदी। लेकिन जैसे इस उदय सागर झील के अंदर ये प्रवेश करती है और वापस ये उदय सागर झील से वापस पुनः ये इसका उद्गम होता है, तब इसका नाम हो जाता है भाई बेडच नदी, है ना। कौन सी नदी भाई? बेडच नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें तो इसी बेडच की एक और सहायक नदी है, उस सहायक नदी का नाम है भाई गंभीरी नदी, है ना। कौन सी नदी है भाई? गंभीरी नदी। और इसी गंभीरी नदी की मैं बात करूं, है ना, इसी गंभीरी नदी की मैं बात करूं तो इसी गंभीरी तथा बेडच नदी के संगम पर एक दुर्ग स्थित है, उस दुर्ग का नाम है भाई चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला है भाई? चित्तौड़गढ़ का किला। गढ़ तो गढ़, बाकी सब गड्ढैया। किस किले के लिए कहावत है प्रसिद्ध भाई? चित्तौड़गढ़ के किले के लिए निर्माण करवाया था चित्रांग मौर्य ने, है ना। 7वीं शताब्दी में इस चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया था भाई किसने? टोपी नुमा आकृति में बना हुआ है, ठीक है। ये चित्तौड़गढ़ का किला मेषा के पठार पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला। ये भी सारे अपना आएंगे ज्योग्राफी के अंदर, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ा भी दिए हैं पहले, ठीक है जी। उसके बाद अपन बात करते हैं, ये थी सारी संपूर्ण की संपूर्ण जो सहायक नदियां थी भाई, ये थी बनास की सहायक नदियां, ठीक है। इसके बाद अगली जो सहायक नदी आती है, उस सहायक नदी का नाम है भाई गंभीरी नदी। देखिए दोस्तों, उस नदी का नाम है भाई गंभीरी नदी। और इस गंभीरी नदी की मैं बात करूं, है ना, इस गंभीरी नदी की मैं बात करूं तो ये सहायक नदी है किसकी भाई? इसी गंभीरी नदी की मैं बात करूं तो इस गंभीरी नदी का जो उद्गम होता है वो तो होता है भाई चांदना गांव करौली जिले के अंदर से इस नदी का उद्गम होता है। 5 नदियां, छोटी मोटी 5 नदियां, उन नदियों के द्वारा जल इस नदी के अंदर आता है और इस नदी का बहाव होता है ना। और ये करौली तथा धौलपुर की सीमा बनाते हुए ये स्थान का नाम है मुरेनी दोस्तों, यमुना के अंदर ये पानी वहां पर इसका समापन होता है। इस नदी का नाम है गंभीरी नदी, है ना। देखिए दोस्तों, गंभीरी नदी की अपन सबसे पहले बात करें तो इसका उद्गम होता है भाई चांदना गांव, और ये चांदना गांव है सर, चांदना गांव की पहाड़ी भी कह सकते हैं। चांदना गांव की पहाड़ी करौली जिले के अंदर से इस नदी का उद्गम होता है। और इस प्रकार से ये नदी बहती हुई करौली के सीमा बनाते हुए एक बांध का निर्माण करती है। उस बांध का नाम है भाई पांचना बांध। इस प्रकार से एक बांध है, इस बांध का नाम है भाई पांचना बांध। कौन सा बांध है भाई? पांचना बांध। और इस पांचना बांध के बाद ये पूर्ण वापस स्टार्ट होती है। इस नदी का नाम है भाई, कौन सी नदी है? गंभीरी नदी, है ना। ये करौली तथा भरतपुर की सीमा बनाते हुए वापस कहां जाती है? ये यमुना के अंदर जाती है। इस नदी का नाम है भाई गंभीरी नदी। और यमुना में अपन बात करें यूपी के अंदर ये मुरेनी स्थान पर ये, है ना, ऐसा ही कुछ नाम है मुरेनी, इसमें यमुना के अंदर ये मिल जाती है भाई। कौन सी नदी है? गंभीरी नदी,
ठीक है। इसी गंभीरी की अपन बात करें, इसी गंभीरी नदी की अपन बात करें तो इसकी सहायक नदियां हैं भाई। उन सहायक नदियों की अपन बात करें तो एक तो पांचना बांध के एक तो नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई भद्रावती, है ना। एक नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई ऊंटा, और एक नदी आती है, उस नदी का नाम है भाई बरखेड़ा, और एक नदी है, उस नदी का नाम है भाई माझम, और एक नदी है, उस नदी का नाम है भाई बैसावर, है ना। ये 5 नदियां इस इस बांध के अंदर 5 नदियां आती है। एक तो बैसावर, एक आती है भाई ऊंटा, एक आती है भाई एक आती है भाई भद्रावती, एक आती है भद्रावती, एक आती है भाई माझम, और एक आती है भाई बरखेड़ा। ये 5 छोटी मोटी नदियां इस पांचना बांध के अंदर अपना जल स्रावित करती है। इसी के कारण इस बांध को कहा जाता है, 5 नदियों से निर्मित बांध को कहा जाता है भाई पांचना बांध। इस बांध को क्या कहा जाता है सर? पांचना बांध कहा जाता है। और इसी पांचना बांध की बात करें, है ना, इसी पांचना बांध की अपन बात करें तो राजस्थान का मिट्टी से निर्मित, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पूर्णतः मिट्टी से निर्मित, पूर्णतः मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, वो बांध है भाई पांचना बांध। और इसी पांचना बांध की मैं बात करूं तो ये यूएसए के सहयोग से इसे स्थापित किया गया था भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, इसे अमेरिका के सहयोग से इसे स्थापित किया था भाई करौली जिले के अंदर। और ये इस पांचना बांध की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया था उन इंजीनियरों की बात करें कि सर इंजीनियरों का नाम क्या था भाई? उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अपन बात करें तो इनका संबंध है भाई अलवर जिले से, इनका संबंध है अलवर जिले से। और इन्हें कहा जाता है भाई पानी वाले बाबा, इन्हें कहा जाता है भाई पानी वाले बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है भाई राजेंद्र प्रसाद को। इनका संबंध है अलवर जिले से, ठीक है। तो ये थी भाई आपके गंभीरी नदी, उद्गम होता है भाई इसका चांदना गांव करौली से, भद्रावती के रूप में इसका उद्गम होता है, पांचना बांध का निर्माण करती है और मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यूएसए के अमेरिका के सहयोग से इसे स्थापित किया गया है। डॉक्टर इंजीनियर का नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध अलवर से है। पानी वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है भाई इन्हें, वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इन्हें। यमुना के अंदर ये अपना जल स्थापित करती है। कौन सी नदी भाई? अपने गंभीर नदी। 5 नदियां कौन कौन सी है? ऊंटा, बेसावर, बरखेड़ा, माझम और भद्रावती 5 नदियां इसकी सहायक है, ठीक है। तो ये था आपके संपूर्ण नदियों का टॉपिक भाई। पुनः वापस मैं शुरुआत करूंगा, ठीक है, नदियों के बारे में। तो अपने नदियों के अफवाह तंत्र को लेकर सामान्य परिचय के अंदर अरब सागर, आंतरिक अफवाह तथा बंगाल की खाड़ियों को पढ़ते हुए इस नदियों के क्रम को अपन ने पूरा किया है, ठीक है। इसके बाद अपन जो बात करेंगे इस नदियों के बाद, वो बात करेंगे अपन दोस्तों झीलों की, है ना, क्योंकि सतही जल के अंदर एक तो अपन बात करेंगे नदियों की, ठीक है। उस नदियों के बाद अपन बात करेंगे किसकी? जिलों की, ठीक है। तो कल मिलते हैं वापस आपको नए टॉपिक के साथ, वो होगी अपने राजस्थान के अंदर प्रमुख जिले। और जिलों की अपन बात करें तो इस वर्गीकरण की अपन बात करें तो 2 भागों में से बांटा गया है। एक तो बांटा गया है दोस्तों खारे पानी की जिलें, और एक बांटा गया है दोस्तों मीठे पानी की जिलें, ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।